हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान में दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान में दोस्तों चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, इकाई का नाम है और उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता। और दोस्तों उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या आज के समय में कवर करेंगे और क्या क्या उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन क्या होता है और उस कार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या होता है। और दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। जैसे कार्बनिक यौगिकों में दोस्तों हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे, पहला होता है विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक, या इसी को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यानी कि कार्बन और कार्बन जुड़ करके खुली श्रृंखला बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक, या इसी को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार में हम लोग देखेंगे समृत, या इसी को बंद श्रृंखला के यौगिक कहा जाता है, या इसी को एरोमेटिक यौगिक, यानी कि रिंग वाला जितना भी स्ट्रक्चर होगा इन सभी कॉन्सेप्ट को इसमें देखेंगे समृत या बंद श्रृंखला के यौगिक में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम, सिंपल नाम तथा IUPAC नाम। इन सभी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपका इतना टॉपिक कवर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के मैथ और साइंस पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है, इसलिए जुड़ करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है उसी को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और दोस्तों कार्बनिक रसायन में जैसे कौन कौन से यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट तथा साइनाइड आदि कार्बन से समानता रखने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन से समानता रखने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या दोस्तों यानी कि इसमें दोस्तों कार्बनिक रसायन में क्या होता है, इसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, साइनाइड हो गया आदि जो कार्बन से समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जा सकता है। या हम इसे दूसरे भाषा में परिभाषित करना चाहे अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा करके यानी कि दोस्तों लिख सकते हैं कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों कार्बनिक रसायन में क्या किया जाता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो भी यौगिक बने होते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या तो उसके व्युत्पन्न का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक। जैसे दोस्तों हाइड्रोकार्बन में अगर बात की जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाएगी, जैसे CH4 यह भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, तो यह भी कार्बनिक यौगिक होगा जिसका नाम होता है मीथेन। इसी तरह से C2H6 होता है, इसका नाम होता है एथेन। इसमें भी दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। इसी तरह से C2H2 होता है, C2H2 जिसका नाम होता है एसिटिलीन।
यह भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। यानी कि दोस्तों हमें देखना क्या है, जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है उसी को कार्बनिक रसायन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे और भी देखा जाए तो जैसे होता है C2H4 होता है, एथिलीन होता है, यह भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह हम जान चुके हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड या कार्बन से जो समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिक होते हैं इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और दोस्तों या इसको दूसरे तरह से डिफाइन करना चाहे तो कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हो सकता है मीथेन, एथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। यानी कुछ यौगिक को देखेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के स्पेशली बना होता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से इतना नोट पॉइंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों अगर कार्बनिक यौगिकों देखा जाए तो स्पेशली 2 भागों में इसे बांटा गया है। अगर इसका वर्गीकरण दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, पहला होता है विवृत या इसी को कहा जाता है खुली श्रृंखला के यौगिक, विवृत या खुली श्रृंखला यौगिक, या दोस्तों इसी को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक, और दोस्तों दूसरा नंबर होता है समृत या इसी को कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक, या दोस्तों इसी को कहा जाता है एरोमेटिक यौगिक। यानी कि दोस्तों अगर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में देखा जाए तो इसको स्पेशली 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसको स्पेशली कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर दोस्तों होता है इसमें विवृत या इसी को खुली श्रृंखला के यौगिक या इसी को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक, और दूसरा नंबर होता है समृत या बंद श्रृंखला के यौगिक और इसी को कहा जाता है एरोमेटिक यौगिक की कैटेगरी में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। दोस्तों और भी अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है। आगे जाकर के इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है पहला नंबर होता है एल्केन्स, दूसरा नंबर होता है एल्किन्स, और तीसरा नंबर होता है एल्काइंस। यानी कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइन 3 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पर इस तरह से रहेगा, यानी कि एल्किन्स 3 भागों में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक को बांटा गया है। और इसी तरह से दोस्तों अगर समृत या बंद श्रृंखला की बात की जाए, समृत या बंद श्रृंखला का एक और नाम होता है चक्रीय यौगिक के कैटेगरी में रखा जाता है, चक्रीय यौगिक। यानी कि दोस्तों समृत या बंद श्रृंखला में को ही एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, इसी को कहा जाता है चक्रीय यौगिक। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समचक्रीय यौगिक, और दूसरा नंबर होता है विषम चक्रीय यौगिक। दोस्तों समचक्रीय का मतलब होता है जिसमें केवल कार्बन के ही अणु उसमें जुड़े होते हैं, जबकि विषम चक्रीय यौगिक में क्या होगा, कार्बन के अणु के अलावा कोई अन्य अणु भी उसके साथ जुड़ा होता है, तो वह विषम चक्रीय यौगिक की कैटेगरी में रखा जाता है। और इस तरह दोस्तों और भी देखा जाए तो आगे जाकर के समचक्रीय यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक, यानी कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर होता है एरोमेटिक, यानी कि सी में एरोमेटिक यौगिक होता है, एरोमेटिक यौगिक, और दूसरा नंबर एलिसाइक्लिक यौगिक।
एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इस तरह दोस्तों हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर चुके हैं, यानी कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक को ही एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। दूसरा नंबर समवृत या बंद श्रृंखला के यौगिक। और दोस्तों आगे जाकर के विवृत या खुली श्रृंखला के यौगिक को तीन भागों में बांटा गया है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। और इसी तरह से समवृत बंद श्रृंखला के यौगिक को दो भागों में समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक और समचक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक कैटेगरी में। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण में विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक श्रृंखला के यौगिक। यानी कि दोस्तों इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखला सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है उसी को विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक श्रृंखला के यौगिक कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जिस कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, उसे विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक, विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। और दोस्तों इसी को कहा जाता है खुली श्रृंखला के यौगिक। यानी कि जिस कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक श्रृंखला के यौगिक। जैसे दोस्तों अगर जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे है कार्बन श्रृंखला कैसे होगा, यानी कि इस तरह से सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है। या ऐसे भी 4 कार्बन का है, इसी तरह से दोस्तों कर लिया जाए तो 5 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होता है और कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 होता है। तो इसकी 4 बांड को पूरा करने के लिए 1 2 3 बांड लगाएंगे, यहाँ भी 2। दोस्तों इस तरह देखेंगे तो इस कार्बन का 1 2 3 4 संयोजकता पूरा है, इसका भी 4 पूरा होगा तो यहाँ पर 2 बांड लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 3। इस तरह दोस्तों इसमें भी देखा जाएगा, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 बांड हमें ज़रूरत होती है। और यहाँ पर बांड के स्थान पर दोस्तों हाइड्रोजन को भी हम लगा सकते हैं, H जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो काम होता है कार्बन के बैलेंस को पूरा करना, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है उसको पूरा करता है। जैसे इस कार्बन पर देखा जाएगा तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बांड है, इसकी कार्बन संयोजकता पूरा है। इस कार्बन पर भी देखा जाएगा तो 1 2 हाइड्रोजन 2 बांड है, 4 है, इसी तरह सबका पूरा होगा। तो इसमें भी दोस्तों हम जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को कार्बन की बैलेंस को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों इसका नाम लिख लेते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन। आगे हम इसके नाम की भी चर्चा करेंगे, अभी इसका आप लोग नाम लिख लीजिएगा। अब दोस्तों आगे अब देखेंगे कि विवृत श्रृंखला के यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से हम लोग नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि विवृत श्रृंखला के यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है। विवृत श्रृंखला के यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर दोस्तों होता है एल्केन्स, पहला नंबर होता है एल्केन्स, दूसरा नंबर होता है एल्कीन्स और तीसरा नंबर होता है एल्काइंस। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस 3 भागों में इसको बांटा गया है विवृत श्रृंखला के यौगिक को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एल्केन्स क्या होता है। पहला नंबर एल्केन्स, इसमें देखते हैं पहला नंबर में एल्केन्स, एल्केन्स। दोस्तों अगर एल्केन्स की बात की जाए तो एल्केन्स क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन
सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसी को एल्केन्स कहा जाता है। और एल्केन्स के जो यौगिक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता पूर्ण होती है सिंगल बॉन्ड एकल बंधों के द्वारा पूर्ण होती है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि एल्केन्स वाले यौगिकों में, या लिख सकते हैं जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध, या इसी को सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं एल्केन्स कहलाते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ नोट्स भी आप बनाते चलिए, यानी कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा या सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसी को एल्केन्स कहते हैं। और दोस्तों एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स संतृप्त यौगिक होते हैं, एल्केन्स संतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक का मतलब होता है कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड एकल बंधों के द्वारा पूर्ण होती है। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और जहाँ n इसमें होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या, जहाँ n है कार्बन परमाणुओं की संख्या। दोस्तों अगर इसी सूत्र में कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम पुट करते जाए तो हमें एल्केन्स वाले यौगिक मिलते जाएंगे। जैसे दोस्तों अगर रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे उसी योग में, तो दोस्तों क्या सूत्र मिलेगा? CH4 सबसे सिंपल क्या होता है? एल्केन्स होता है, जिसका नाम होता है मीथेन। इसी तरह से n बराबर 2 रखेंगे तो C2 2 दूना 4 2 6 यानी कि C2H6। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C2H6 मिलेगा, जिसका नाम होता है एथेन। और इसी तरह से n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C3 और 3 दूना के 6 2 8 यानी कि C3H8, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग क्या क्या सीखे? विपरीत श्रृंखला यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर होता है एल्केन्स, एल्काइंस। और दोस्तों एल्केन्स को अगर देखा जाए, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन सिंगल बंधों के द्वारा जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है एल्केन्स कहते हैं। और एल्केन्स क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जैसे हम लोग CH4। यानी कि दोस्तों अगर इसी को हम तोड़ करके लिखना चाहे तो कार्बन कार्बन यौगिकों के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इतना पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों जैसे देखा जाए कि एल्केन्स वाले यौगिकों में सबसे क्या मिला था? सबसे सिंपल जो एल्केन्स हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्केन्स के यौगिक हम लोग देख रहे थे। एल्केन्स का दोस्तों हम लोगों ने देखा था सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और जहाँ n इसमें क्या था दोस्तों? जहाँ n था कार्बन परमाणुओं की संख्या, जहाँ n था। दोस्तों अगर इसी में n बराबर 1 रखे थे तो क्या मिला था? C1H2 यानी कि दोस्तों क्या मिला था? CH4 मिला था, जिसका नाम था मीथेन। और दोस्तों मीथेन का अगर संरचना सूत्र बनना चाहे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। इस तरह से हम लोग बना देंगे। यानी कि बस एक ऐसा ही सिंपल एग्जाम्पल मीथेन होता है जो एल्केन्स के अंतर्गत होता है, जिसमें केवल एक कार्बन होता है और कार्बन की चारों संयोजकता होती है हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसी तरह से दोस्तों अगर n बराबर 2 रखना चाहे तो यहाँ से मिलेगा C2 2 × 2+2 यानी कि दोस्तों क्या मिलेगा? C2H6, जिसका नाम होता है एथेन। तो एथेन भी एक प्रकार का क्या होता है? एल्केन्स होता है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि
एल्केन्स वाले सूत्र से हम इसको प्राप्त किए हैं। या पहचानने का दूसरा तरीका है, कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 2 कार्बन की संख्या है। अब इसके बीच बांड लगाएंगे। अब दोस्तों हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, यानी कि दोस्तों H H H। इस तरह दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बांड है, एकल बंध है, तो इस प्रकार की क्या हो जाएगी, एल्केन्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसका संरचना सूत्र हो जाएगा और इसका नाम एथेन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर n बराबर 3 रखेंगे तो C3H8 हो जाता है, यानी कि 2 × 3 + 2, यानी दोस्तों क्या मिलेगा, C3 3 दूना 6 2 8 H8 मिलेगा। अगर दोस्तों इसका नाम था मेथेट यानी कि प्रोपेन। आगे इसके नाम को भी हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल में आप इतना याद रखिए। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 3 है, तो 3 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3, और तीनों के मध्य सिंगल बांड। अब दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 3 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस तरह इसका संरचना सूत्र, यानी कि दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बांड है। तो इस तरह जितने भी सिंगल बांड वाला यौगिक होगा ये सभी किसके कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, एल्केन्स के अंतर्गत आएगा। इसी तरह दोस्तों अगर n बराबर 4 रखेंगे तो C4H 2 × 4 + 2 दोस्तों मिलेगा C4H 2 चौके 8 2 10, और इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका नाम हो जाता है। दोस्तों इसका हम लोग IPSC नाम लिखने के लिए कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसका होता है मेथ, और कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम हो जाता है एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो इसका नाम ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो इसका नाम हो जाता है पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो इसका नाम हो जाता है हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट हो जाता है, फिर 9 है तो नॉन हो जाता है, फिर कार्बन की संख्या 10 है तो इसका नाम हो जाता है डिक। यानी कि इसको दोस्तों मूल शब्द में इसको आपको पता होना चाहिए, मूल शब्द में आपको पता होना चाहिए। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। अब आइए दोस्तों एल्केन्स वाला यौगिक है, तो एल्केन में जो अनुलग्न यूज करते हैं, एल्केन वाले जो यौगिकों में दोस्तों अनुलग्न यूज किया जाता है। अनुलग्न मतलब जो बाद में जोड़ा जाता है, इसमें एन अनुलग्न जोड़ते हैं, एन अनुलग्न जोड़ा जाता है, मूल शब्द के बाद एन शब्द जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लिखेंगे, और कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बांड है तो इसमें एन शब्द जोड़ेंगे, तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेन। इसी तरह से दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एथ, और प्लस इसी में कार्बन मध्य सिंगल बांड है तो एन अनुलग्न जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है एथेन। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम हमें लिखना है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रोप प्लस एन जोड़ देंगे तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों ब्यूटेन वाले यौगिकों का करना है, तो इसका दोस्तों संरचना सूत्र बनाएंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब सभी कार्बन के मध्य सिंगल बांड लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि सिंगल बांड लगा दिए। अब हमें संयोजकता पूरा करना है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब दोस्तों देखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 पूरा है। अब नाम लिखने के लिए नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के लिए दोस्तों 1 2 3 4 इधर से भी हम कर सकते हैं, चाहे जिधर से मन करे। अब दोस्तों 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, मूल शब्द में ब्यूट होता है, और कार्बन मध्य क्या है, सिंगल बांड है तो एन अनुलग्न जोड़ेंगे, एन, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देख करके भी पहचान सकते हैं कि अगर कार्बन के मध्य सिंगल बांड है, एकल बंध है, तो उसे एल्केन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। या हम इस सूत्र पर CnH2n+2 जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या का मान रख के
हम प्राप्त कर सकते हैं एल्केन वाले यौगिकों का। और साथ ही आईपीएससी नाम भी हम इसका बना सकते हैं। आगे दोस्तों आईपीएससी नाम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके आगे डिटेल में देखेंगे आईपीएससी नाम। तब तक के लिए दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों अब दूसरा नंबर बात करते हैं एल्किन्स। एल्किन्स क्या होता है? दोस्तों दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है। अगर उपस्थित है तो उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को एल्किन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका हम परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड, या इसको दिखाना चाहे तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित होता है एल्किन्स कहलाते हैं। एल्किन्स का सामान्य सूत्र, एल्किन्स का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। इसका दोस्तों जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जबकि एल्किन्स वाले यौगिकों में क्या होता था CnH2n+2 होता था। दोस्तों इसी में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह इसका जो सामान्य सूत्र CnH2n होता है एल्किन्स के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है दोस्तों, अगर दो कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो असंतृप्त के कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा यहाँ पर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों क्या आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन परमाणु के मध्य केवल क्या है, एकल बंध मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तो उसको किसके कैटेगरी में रखा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। और दूसरा नंबर याद रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें दोस्तों क्या होता है, डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या त्रिबंध यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दोनों अगर कार्बनिक यौगिकों के मध्य उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। संतृप्त का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध जुड़ा है यानी कि सिंगल बॉन्ड जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हम देख लेते हैं तो हम कह देंगे कि क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एल्किन्स वाले यौगिकों में दोस्तों जहाँ इसका जो सामान्य सूत्र था CnH2n था और जहाँ n किया था कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब दोस्तों इसी में कार्बन परमाणु की संख्या था और इसका यही था सामान्य सूत्र। अब दोस्तों इसी में कार्बन की संख्या अगर n बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा C1H2 × 1 बराबर क्या मिलेगा, CH2। यानी कि CH2 दोस्तों अगर देख लेंगे CH2 अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की केवल 2 ही संयोजकता यहाँ पर पूर्ण होती है, जबकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यह 1 रखने पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर असंभव है, केवल एक ही कार्बन है।
बस बट इस एक्सेप्शन में हमें अपवाद में याद रखा है कि एल्केन वाले यौगिकों में CH4 होता है। CH4 इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बनिक संयोजकता 4 अभावपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर 4 पूर्ण नहीं होता है, इसलिए यौगिक नहीं होगा। अब दूसरा नंबर n बराबर 2 रखेंगे तो C2 2 दूना के 4 C2H4 मिलेगा। दोस्तों इसका अगर संरचना सूत्र अगर हम बनाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, कार्बनिक संख्या कितनी है, 2 है। अब दोनों कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों कार्बन की संयोजकता क्या है, पूरा है। इस कार्बन पर देखा जाए तो 2 डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4 पूरा है। इस कार्बन पे भी दोस्तों अगर देखा जाएगा तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड है, इसका भी संयोजकता 4 पूरा है। इसी तरह से दोस्तों अगर n बराबर 3 रखेंगे तो मिलेगा C3H2 × 3, यानी कि दोस्तों मिलेगा C3H6। अगर दोस्तों इसका संरचना सूत्र अगर बनाना चाहे तो कार्बनिक संख्या कितना है, 3 है, 2 3 है। तो दोस्तों कम से कम एल्किन्स वाले यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। तो किसी भी 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब दोस्तों हाइड्रोजन संख्या 6 है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा 4 पूरा करने के लिए। यहाँ भी 2, इस कार्बन के पास भी 2 संयोजकता पूरा है, तो 1 सिंगल बॉन्ड इधर, यानी कि दोस्तों 1 ही हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए और इसके पास 3 चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हमें हाइड्रोजन की संख्या 6 पूरा है, 1 2 3 और 3 3 6 पूरा है। अब दोस्तों आइए इसका नाम लिख लेते हैं। दोस्तों इसका नाम तो कार्बन की संख्या का नंबरिंग करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी के अनुसार होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो अनुलग्न यूज किया जाता है, इसमें ईन अनुलग्न यूज करते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईन अनुलग्न। जैसे दोस्तों इसका हमें एक नाम लिखना है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें कार्बन संख्या 2 है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ एथ होता है। अब दोस्तों इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो ईन अनुलग्न जोड़ा जाता है, तो इसमें ईन शब्द जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथीन। इसका नाम एथीन हो जाएगा। इसी तरह इसका हमें नामकरण करना है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है केवल तो उसमें कहीं से हम नंबरिंग कर लेते थे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो दोस्तों नंबरिंग इधर से ना करके इधर से करेंगे, क्योंकि नज़दीक है। 1 2 3 कम नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। तो 3 कार्बन के लिए होता है दोस्तों प्रोप होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो वहाँ पर 1 और इसके लिए ईन जोड़ेंगे। अब दोस्तों संधि विच्छेद कर देंगे, प्रोप प्लस ईन, प्रोपीन 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन इसका क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। इस तरह हम इसका नाम लिख लेते हैं। अगर एक यौगिक का और भी नामकरण करते हैं, जैसे दोस्तों n बराबर 4 रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, C4H2 × 4, तो दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ से C4H8 मिलेगा। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन संख्या 4 है, 1 2 3 4 है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का एल्किन्स वाला यौगिक है। तो एल्किन्स वाले यौगिक में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यही पर मान लेते हैं, लगा देते हैं। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ मन करे। अब दोस्तों हम पूरा करते हैं। इसको पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 संयोजकता पूरा है। इसके मध्य अब सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसका पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन इसको चाहिए, 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए। इसका पूरा करने के लिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या हाइड्रोजन संख्या 8 है इसमें, तो 3 2 5 6 6 2 8, तो दोस्तों इसका 8 है पूरा। अब इसका नामकरण करते हैं। अब दोस्तों नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है, 1 2 3 4। अब 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट और प्लस पहले पर है इन, तो 1 इन। अब इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन हो जाएगा। 1 ब्यूटीन इसका क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों तीसरा नंबर बात करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी कि ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एल्काइंस वाले यौगिक के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका दोस्तों परिभाषा लिख सकते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में
जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है एल्काइंस कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों कार्बन परमाणु के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे, एल्काइंस के कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जहाँ n क्या है इसमें, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखे थे एल्केन्स का क्या होता है। जैसे एल्केन्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र था CnH2n+2 था, और एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र था CnH2n था, और एल्काइंस का जो सामान्य सूत्र था CnH2n-2 था। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अगर पहले वाले सूत्र में एल्केन्स में CnH2n+2 था, 2 जुड़ा हुआ था, अब इसी में से 2 घटा लेते हैं तो दूसरा सूत्र मिल जाएगा CnH2n। 2 घटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। फिर इसमें से 2 घटा लेंगे तो एल्काइंस का सूत्र मिल जाएगा। तो याद करने का तरीका यह है कि CnH2n+2 2 घटाएंगे तो एल्किन्स मिलेगा CnH2n, फिर 2 घटा लेंगे तो एल्काइंस CnH2n-2 वाले यौगिक मिल जाएगा। अब दोस्तों इस तरह हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों एल्काइंस वाले यौगिकों में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने का मतलब यह किसके कैटेगरी में रखा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एल्काइंस क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी कि दोस्तों ए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है अगर कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होता। ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, कम से कम एक होना चाहिए, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों एल्काइंस हम लोगों ने देखा, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसको एल्काइंस कहते हैं। एल्काइंस का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और जहाँ n है कार्बन परमाणु की संख्या, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसी सूत्र में n का मान रखते जाए, जैसे है CnH2n-2 है, तो n बराबर दोस्तों 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C1H2 यानी दोस्तों C0, यानी कि ये आपका यौगिक नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 0 हो गया। तो कम से कम दोस्तों चाहे एल्किन्स वाला यौगिक हो चाहे एल्काइंस वाला यौगिक हो, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए एल्केन्स को छोड़ करके, तो ये आपका नहीं बनेगा। अब दोस्तों n बराबर 2 से ही रखेंगे, तो यहाँ से C2 2 तो दोस्तों मिलेगा C2, 2 दूना के 4 में से 2 घटा देंगे C2H2। अब दोस्तों इसको अगर संरचना सूत्र में लिखना चाहे तो कार्बन की संख्या 2 है। अब 2 कार्बन के मध्य कितना होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और हाइड्रोजन 1 होना चाहिए। हाइड्रोजन संख्या 2 हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 ट्रिपल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 4 कार्बन की संख्या पूरा है, इसका भी 4 पूरा है। अब दोस्तों इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो दोस्तों एल्काइंस वाले यौगिकों में जो अनुलग्न जोड़ा जाता है, आयन से अनुलग्न जोड़ा जाता है। आयन यानी कि दोस्तों आयन अनुलग्न जोड़ा जाता है, जबकि एल्केन वाले में एल्केन नाम में ही एन आ रहा है, तो एल्किन वाले में एल्किन इन शब्द जोड़ेंगे, एल्काइन में आयन शब्द जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें नंबरिंग करेंगे, जिधर से भी कर सकते हैं, इधर से चाहे उधर से, 1 2। अब दोस्तों 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो इसका नाम हो जाता है एथ, और प्लस पहले पर ही ट्रिपल बॉन्ड है तो 1।
आइन, तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा 1 एथाइन। 1 एथाइन, 1 लगाए चाहे नहीं लगाए, अगर एक नंबरिंग है तो 1 को आप छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 3 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे तो C3H2 × 3 - 2, तो दोस्तों मिलेगा C3 2 तेज 6 में से 2 घटा देंगे 4, यानी कि दोस्तों 2 तेज 6 में से 2 घटाएंगे 4, C3H4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बनिक संख्या 3 है तो 3 कार्बन यहाँ बनाएंगे, और तीनों कार्बन में कम से कम 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड अगर यहीं पर लगा लेते हैं। अब दोस्तों पूरा कर लेते हैं, इसके पास कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन। इसका पूरा होने के लिए, इसका तो पूरा है, 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 4 है। अब इसको पूरा करने के लिए इसके पास 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी यस, यानी कि दोस्तों इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है और कार्बन संख्या 3 है। अब इसका दोस्तों नामकरण कैसे करेंगे, दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, और पहले ही कार्बन पर जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन अनुलग्न जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर 1 आइन हो जाएगा। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद जोड़ देंगे, 1 प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, या इसी को लिखेंगे 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। यानी कि दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में हम देख करके पहचान सकते हैं कि अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उस प्रकार के यौगिक को कहेंगे एल्काइंस के यौगिक कहा जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या होता है, और एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड एकल बंध उपस्थित होता है तो उस प्रकार के यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन्स वाला जितना भी यौगिक मिलेगा वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने देखा, फिर उसका नामकरण हम लोगों ने किया। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही आज के सेशन में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं वे प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।